This is Dr. Vijayalakshmi Naidu, Assistant Professor Botany, Government VYT PG Autonomous College, दुर्ग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलन डेवलपमेंट, पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड गाइडेंस। और ये टॉपिक एमएससी बॉटनी के 4th सेमेस्टर के पेपर 1 के यूनिट 2 में दिया गया है। साथ ही ये बीएससी सेकेंड ईयर के वर्तमान जो सिलेबस है उसमें पेपर 2 के 4th यूनिट का भाग है। हम इस टॉपिक का पार्ट 1 ले रहे हैं, अर्थात हम इस वीडियो लेक्चर में पहला जो इसका पार्ट है जो कि पॉलन डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। पॉलन डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। जब हम किसी फ्लावर को स्टडी करते हैं तो फ्लावर में एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होते हैं स्टेमेंस और कार्पल्स, जो क्रमशः एंड्रोशियम और गाइनोशियम के यूनिट्स होते हैं। इन्हें आवश्यक रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रजनन में भाग लेते हैं और जिससे फिर एक नए पौधे को बना सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट फ्लावर में हम देख सकते हैं कि एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें कि कैलिक्स और कोरोला कहा जाता है। हम इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक इसका ऊपर का हिस्सा जो कि फर्टाइल होता है और जिसे एंथर कहा जाता है, और एंथर जिस भाग से फ्लावर के पेटल्स या अन्य भाग से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है फिलामेंट। एंथर का अगर ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो सामान्यतया एंथर में 2 लोब्स देखने को मिलते हैं और 2 लोब्स होने के कारण ही एंथर को डाइथिकस कहा जाता है। लोब्स या पाली इनको कहा जाता है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रो स्पोरेंजिया या पॉलन सैक्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक डाइथिकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। इस कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहा जाता है। लेकिन कुछ जो एंथर्स होते हैं वो बाई स्पोरेंजिएट भी देखने को मिलते हैं और उनमें कंडीशन होती है मोनोथिकस। और इस प्रकार का जो कंडीशन है मालवेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है और अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर मोनोस्पोरेंजिएट एंथर्स भी देखने को मिलते हैं। हम एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में ही इसकी भित्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो इसमें 4 भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर की जो भित्ति होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, और ये जो लेयर होती है ये सिंगल लेयर्ड थिक होती है और इसकी कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ पौधों में, जैसे कि आरसी यूथोबियम पौधा है,
जिसके कि एपिडर्मिस में सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलती है। उस कंडीशन में इस प्रकार के एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम कहा जाता है। एपिडर्मिस के नीचे जो स्तर पाया जाता है उस स्तर को कहा जाता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी एक स्तरीय होता है और इसमें अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग पाई जाती है। ये प्रतिरक्षात्मक लेयर होता है और एंडोथीसियम एंथर के उभार वाले हिस्सों में, जहाँ की पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, उस एरिया में इसका ज़्यादा विकास देखा जाता है और जहाँ से एंथर में स्फुटन होता है, डेहिसेंस होता है, वहाँ पर इनके पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती है और उनमें थिकनिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा सेकेंड लेयर एंथर का, इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है उस लेयर को कहा जाता है मिडिल लेयर। तो तीसरा जो भित्ति या स्तर हो गया एंथर का वो है मिडिल लेयर्स। इनमें 1 से 3 तक लेयर्स पाई जाती है या भित्तियां पाई जाती हैं और ये जनरली संग्रह ऊतक की तरह कार्य करता है, स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है और पॉलन ग्रेन्स के विकास और परिवर्धन के क्रम में पोषक पदार्थों की उपलब्धता को बनाए रखता है। रेननकुलस और लीलियम, इनमें ये जो मिडिल लेयर होती है वो परसिस्टेंट होती है, यानी कि चिरलग्न होती है। नहीं तो सामान्यतया जो मिडिल लेयर्स होती हैं वो पॉलन ग्रेन्स के विकास के क्रम में ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। लैमनेसी और नेजिडेसी कुल के सदस्यों में ये मिडिल लेयर्स जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। मिडिल लेयर्स पॉलन किट के निर्माण में भी अपनी सहभागिता देते हैं। अब इसका चौथा स्तर भित्ति, जिसे कहा जाता है टेपेटम। टेपेटम एंथर का सबसे आंतरिक स्तर होता है। ये पोषक स्तर होता है और इनकी सेल्स में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। इनके सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है, बहुकेंद्रकीय होते हैं। ये एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। कुछ पौधों में जैसे कि एप्पल वगैरह में इनमें पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और ये पिगमेंट्स लाल, भूरे, बैंगनी रंग के वर्णक होते हैं। टेपेटम का विकास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टेट्राड स्टेज तक पूर्ण हो जाता है और इनके सेल्स में स्वतंत्र रूप से विभाजन देखने को मिलता है और इनमें सेंट्रीपिटल एक्सपेंशन यानी कि अभिकेंद्रीय विस्तारण होता है। ये सामान्यतया होमोजीनस लेयर के रूप में प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से विकसित होता है, यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल से बनता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एंथर में 4 भित्तियां हैं। सबसे बाहर की जो भित्ति है एपिडर्मिस, उससे नीचे एंडोथीसियम, फिर मिलता है 1 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर्स और अंत में टेपेटम। और टेपेटम जो है वो अपने अंदर की ओर स्पोरोजीनस टिश्यू को घेरे हुए होता है और इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यू से फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं और जिनसे स्पोर टेट्राड और फिर माइक्रोस्पोर
इस चित्र में टेपिटम की कोशिकाओं में डाइमॉर्फिज्म को दिखाया गया है। उदाहरण है इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई, जिसमें एंथर के कनेक्टिव टिश्यू की ओर स्थित टेपिटम की सेल्स ऑफ कनेक्टिव से विकसित होती है और इसीलिए इन्हें सी टेपिटम नाम दिया गया है। देख रहे हैं, और ये सेल्स जो हैं आकार में बड़ी है, जबकि एंथर के बाहर की ओर स्थित टेपिटम की जो सेल्स हैं ये इनकी उत्पत्ति पैराइटल सेल्स से होती है और इन्हें पी टेपिटम कहा जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टेपिटम की सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग आकार की दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये उदाहरण है टेपिटम में और या उसके सेल्स के डाइमॉर्फिज्म का। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेपिटम की कोशिकाएं देखी इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेपिटम। दो मुख्य प्रकार हैं इनके, अमीबॉइड टेपिटम या प्लाज्मोडियल टेपिटम और सीक्रीटरी या फिर इसी को ग्लैंडुलर टेपिटम कहा जाता है। अमीबॉइड टेपिटम क्या है? अमीबॉइड टेपिटम में टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो पॉलन ग्रेन्स के निर्माण के प्रारंभ में ही विघटित हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है और अपने प्रोटोप्लाज्म को पॉलन चैम्बर्स में भेज देती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर संगठित हो जाती है और टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस में आवश्यकता अनुसार डिविजन्स चलते रहते हैं और टेपिटल की सेल्स का डिसोसिएशन या विघटन उसके सेल्स में स्थित डिक्टियोजोम्स के द्वारा सीक्रेट किए गए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण होता है। इस प्रकार का अमीबॉइड टेपिटम जो है वो टाइफा, एरम इत्यादि प्लांट्स में देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है सीक्रीटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम। जैसा कि नाम सीक्रीटरी है, इस प्रकार का जो टेपिटम होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर्स के वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ जो है वो सीक्रेट करता है, स्रावित करता है और इस प्रकार का टेपिटम जो होता है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया के प्रारंभ होने के समय विघटित होकर समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि ये पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के पूर्ण होने तक मध्य परत या मिडिल लेयर से जुड़ा रहता है। ये जो टेपिटम की सेल्स होती हैं ये यूबिस्ट बॉडीज का भी निर्माण करती है और ये यूबिस्ट बॉडीज जो होती हैं वो पॉलन ग्रेन्स के बाह्य भित्ति, जिसे कि एक्साइन कहा जाता है या बाह्य चोल कहा जाता है, इसके बाहरी स्थूलता या थिकनिंग्स के विशिष्ट क्रम्स को भी निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेपिटम जो है वो दो प्रकार का होता है। हम कुछ टेपिटम के कार्य को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिस पे प्रश्न भी आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी। तो अगर हम टेपिटम के कार्य देखें, टेपिटम की सेल्स मियोसिस के समय पॉलन सेक के अंदर पोषक पदार्थों को पहुंचाती हैं, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स को, साथ ही जो पॉलन ग्रेन मदर सेल्स हैं उनको पोषण देने का काम करती हैं और ये पॉलन ग्रेन्स के भित्ति के निर्माण में भी सहायता करती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ग्लैंडुलर टेपिटम जो है यूबिस्ट बॉडी का निर्माण करती है और जो इसके पॉलन ग्रेन्स के बाह्य भित्ति के थिकनिंग्स को बनाने में सहयोग देता है। टेपिटम के द्वारा स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का भी स्रावन किया जाता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स के
प्रतिरोधक शक्ति को उत्पन्न करती है। टेपिटम एक तैलीय पदार्थ पॉलन किट को भी पॉलन ग्रेन्स के आउटर जो इसकी लेयर है वहाँ तक पहुँचाता है, और टेपिटम स्टार्च और प्रोटीन का स्टोरेज भी करता है। इस प्रकार से न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंथर का ये जो सबसे आंतरिक स्तर है, जिसे टेपिटम कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम देख रहे हैं कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम जो होते हैं, इनका निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स के द्वारा। हम उदाहरण देख रहे हैं एनाकार्डियेसी फैमिली के पौधों में कि किस प्रकार से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती हैं, इनसे निर्माण होता है सेकेंडरी पैराइटल सेल्स का, और इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो एंडोथीसियम है उसका निर्माण हो रहा है आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स के द्वारा, और जो टेपिटम का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स के द्वारा। यानी कि एंडोथीसियम और टेपिटम स्वतंत्र रूप से अलग अलग सेकेंडरी पैराइटल सेल्स से बन रही है, लेकिन जो मिडिल लेयर है वो फिर उन सेकेंडरी पैराइटल सेल्स से बन रही है जो एंडोथीसियम और टेपिटम बना रही हैं। तो इस प्रकार का जो टेपिटम होता है वो पाया जाता है एनाकार्डियेसी फैमिली के पौधों में। अब हम देख रहे हैं दूसरा उदाहरण जो पाया जाता है डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एंडोथीसियम है उसका निर्माण हो रहा है आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल से, और इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल से हो रहा है टेपिटम का निर्माण। लेकिन मिडिल लेयर जो है उन्हीं सेल से बन रही है जिन सेल से एंडोथीसियम का निर्माण हुआ है। इस प्रकार का जो उत्पत्ति होता है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का, ये जनरली देखने को मिलता है एस्टरेसी फैमिली के पौधों में, मालवेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी कुल के सदस्यों में। ये एक और उदाहरण है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम की उत्पत्ति का, और ये देखने को मिलता है ज़्यादातर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एंडोथीसियम स्वतंत्र रूप से आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल से बन रहा है, लेकिन टेपिटम और मिडिल लेयर एक साथ ही उन प्रकार की सेल से बन रही है जो है इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स। और उदाहरण जो है इनका ये है मोनोकोटिलिडनस टाइप के पौधे, जैसे कि साइपिरेसी, लिलिएसी, ग्रैमिनी कुल के पौधे। और ये अंतिम एक उदाहरण और देख ले रहे हैं हम लोग, जिसमें कि नेजेडेशी और लैमनेसी कुल के सदस्यों में ये देखने को मिलता है। और इसमें आप एक बात स्पष्ट देख सकते हैं कि जो एंडोथीसियम है उसका तो निर्माण हो रहा है आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल से, और टेपिटम का निर्माण हो रहा है इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल से। लेकिन इनमें मिडिल लेयर जो होती है वो अनुपस्थित होती है, और इस प्रकार को जनरली रिड्यूस्ड टाइप कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ डिस्कस किया कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम जो होते हैं उनका निर्माण प्राइमरी पैराइटल सेल से किस प्रकार होता है। चूँकि एंथर और पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट साथ साथ ही होता है,
हम यहाँ पर एंथर के डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। एंथर की डेवलपमेंट जो होता है वो थैलेमस पर एपिडर्मिस के द्वारा प्राइमोर्डियम के विकसित होने से होता है। ये प्राइमोर्डियम 4 स्थानों पर इसकी वृद्धि अधिक होती है, जिसके कारण प्राइमोर्डियम जो है लगभग चौकोर हो जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और इस क्वाड्रेंगुलर स्टेज के प्रत्येक एंगल की एक या कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब इन सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है या आर्कीस्पोरियम कहा जाता है। जनरली जो स्पोरेंजियम्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में एक से अधिक सेल्स भाग लेती है और इसलिए इन्हें यू स्पोरेंजिएट प्रकार का कहा जाता है। प्रत्येक जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसे कि परिणत विभाजन कहा जाता है, इसके द्वारा डिवाइड होती है, जिससे बाहर की ओर बन जाता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और अंदर की ओर बनते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ये यहाँ दिख रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण होना और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का बनना। जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं ये फिर 2 से 4 बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल रूप से विभाजित होती है, जिससे लगभग 3 से 5 स्तर का लेयर्ड टिश्यू का निर्माण हो जाता है, जिन्हें पैराइटल टिश्यू कहा जाता है। और यही जो टिश्यू है ये एंथर के वॉल का निर्माण करती है। एंथर के वॉल को हमने पहले डिस्कस किया है। 4 भित्तियां, बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपेटम। इसी का डेवलपमेंट विकास को यहाँ पर हम देख रहे हैं। जो पैराइटल टिश्यू होती है इनके सबसे बाहर की जो स्तर होती है उसमें फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, जिसे एंडोथीसियम कहा जाता है। और भित्तीय ऊतक का वह भाग जो स्पोरोजीनस सेल्स को घेरे हुए रहता है उसे टेपेटम कहते हैं। एंडोथीसियम और टेपेटम के सेल्स के बीच में फिर 1 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर्स का निर्माण होता है। जो भित्तीय टिश्यू होती हैं इनके निर्माण के साथ साथ ही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स भी बनती जाती हैं, जिनमें विभाजन के फलस्वरूप स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ये डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करने लगता है। इनमें से जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं ये मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती हैं और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा एंथर का डेवलपमेंट। इस प्रकार से इस चित्र में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से एंथर का निर्माण हुआ और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर को यहाँ दिखाया गया है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन के पश्चात न्यूक्लियस के निर्माण होने के बाद भित्ति के निर्माण के आधार पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हम यहाँ देख रहे हैं जिसे सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस के का उदाहरण कहा जा सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो न्यूक्लियस जो है डिवाइड हुआ और डिवीजन के पश्चात वॉल का निर्माण हो गया। मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ ही इसके पश्चात
वॉल या भित्ति का निर्माण होता चला जा रहा है। इस प्रकार का जो टाइप होता है वो कहलाता है सक्सेसिव टाइप। दूसरा है यहाँ पर जिसे कहा गया है साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन, जिसमें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल के केंद्रक में मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है और फर्स्ट मियोसिस सेकेंड मियोसिस के पूर्ण होने के पश्चात जब 4 केंद्रक बन जाते हैं उसके पश्चात केंद्रकों के चारों तरफ सेंट्रीपिटल क्रम में भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो साइटोकाइनेसिस का उदाहरण है वो है जनरली डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में देखने को मिलता है, और जो पहला वाला हमने देखा सक्सेसिव टाइप वो साधारणतया मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, यानी कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन के पश्चात 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है जिन्हें टेट्राड्स कहा जाता है। अब इन टेट्राड्स में जो माइक्रोस्पोर्स हैं या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसके आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है टेट्राहेड्रल टाइप। ये जो टेट्राहेड्रल टाइप का जो टेट्राड्स का निर्माण होता है वो जनरली साइमल्टेनियस डिवीजन के फलस्वरूप होता है, और इस प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में 3 जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो नीचे की ओर स्थित होते हैं और एक माइक्रोस्पोर ऊपर की ओर स्थित होता है, और लगभग ये एक प्रकार से त्रिकोणात्मक यानी कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं। दूसरा प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं जिसे कहा जाता है आइसोबाइलेटरल टाइप का, और इस प्रकार का जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो जनरली जो होता है सक्सेसिव डिविजन्स के कारण बनता है। इस प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं 4 में से ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये 2-2 के समूह में दोनों पार्श्व में स्थित हो जाते हैं, और जनरली जो होता है ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में देखने को मिलता है इस प्रकार का अरेंजमेंट। तीसरा जो प्रकार है वो है टी शेप्ड अरेंजमेंट। इसमें जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं इसके 2 जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो रेखीय या लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, और 2 जो होते हैं वो आइसोबाइलेटरल क्रम में अरेंज्ड हो जाते हैं, इसलिए एक टी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ये उदाहरण देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया और ब्यूटोमॉप्सिस में। इसके बाद हम देख रहे हैं चौथा प्रकार जिसे कहा जाता है रेखीय प्रकार या लीनियर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये जो रेखीय प्रकार होता है इसमें जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाते हैं। उदाहरण है हेलोफिला, जोस्टेरा इत्यादि। और अंतिम प्रकार जो है वो है डिकसेट प्रकार का या क्रॉसित प्रकार का, जिसमें माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो 2-2 के समूह में हों और प्रत्येक समूह एक दूसरे के समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर स्थित हों, उसे जो है डिकसेट या क्रॉसित प्रकार का चतुष्टक या फिर उसको टेट्राड कहा जाता है। और उदाहरण जो है इसमें क्रोकस में और एट्रोप्लेक्स में इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड में देखने के लिए मिलता है। अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। 3 उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, पॉलिनिया और पॉलीस्पोरी। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स, इस प्रकार का जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं
इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं काफ़ी समय तक टेट्राड अवस्था में ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है ड्रोसेरा, टाइफा इत्यादि पौधों के पॉलन ग्रेन्स में। दूसरा प्रकार है पॉलिनिया। ये ऑर्किडेसी के सदस्यों में इस प्रकार का देखने को मिलता है और इसमें माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये पेरेन्काइमेटस मास के रूप में माइक्रोस्पोरेंजियम में स्थित होते हैं, जिसे कि पॉलिनियम कहा जाता है। तीसरा जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो है पॉलीस्पोरी, जो कि कस्कुटा इत्यादि में देखने को मिलता है। और इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो होते हैं, इनमें 4 से अधिक पॉलन ग्रेन्स भी साथ साथ रह सकते हैं, इसीलिए इसे पॉलीस्पोरी कंडीशन कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मैच्योर एंथर जो है उसमें स्पुटन के पश्चात ये जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हुआ है, ये पॉलन ग्रेन्स स्पुटन के कारण स्वतंत्र हो गए हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं अब विभिन्न माध्यमों से एंथर से पौधों के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जिसे कि पॉलिनेशन कहा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का ये माइक्रोस्पोर के निर्माण तक का है। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्टोमियम जो एरिया होता है, जहाँ के हमने पहले भी पढ़ा कि एंडोथीसियम की जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है यहाँ उनमें थिकनिंग्स नहीं होता है, जिससे कि उनको स्टोमियम कहा जाता है। यही वो स्थल होता है एंथर का जहाँ से कि एंथर का भित्ति जो है वो स्फुटित हो जाती है, डेहिसेंस हो जाता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहा जाता है इसे। और यहाँ से फिर जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स हैं वो मुक्त हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनमें 2 भित्ति पाई जाती है। बाहर का जो इसका आवरण होता है उसे एक्साइन कहा जाता है, जो स्पोरो पॉलिनिन का बना होता है, और इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है उसे इंटाइन कहा जाता है। एक्साइन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है या लगभग अनुपस्थित हो जाती है, उस एरिया को जर्म पोर कहा जाता है। यही वह स्थल है जहाँ से इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आती है। इसे ही कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन और मेल गैमेटोफाइट का बनना। इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है 2 में डिवाइड हुआ, जिससे कि एक जेनरेटिव सेल बना जो आकार में छोटा है और एक बड़ा सेल का निर्माण हुआ जिसे वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। जनरली 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें इसी प्रकार से 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मुक्त होते हैं। लेकिन कई पौधे ऐसे भी हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स 3 सेल्ड अवस्था में मुक्त होकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो हमने यहाँ स्पष्ट रूप से माइक्रोस्पोर्स के बनने को देखा कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, और यही जो प्रक्रिया है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब हमने जो भी पढ़ा है अभी तक पॉलन डेवलपमेंट के बारे में, जिसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं, उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ हम ले लेते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर में डेवलप होते हैं और एंथर होता है स्टेमन का फर्टाइल पार्ट। एंथर्स जनरली जो होते हैं वो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, यानी कि उनके जो 2 लोब्स होते हैं जिसके कारण उन्हें हम डाइथिकस कहते हैं। इनमें प्रत्येक लोब में 2
माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने के कारण इसे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी कहते हैं। एंथर में हमने ये भी देखा कि सबसे जो अंदर की ओर टेपेटम से घिरा हुआ स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है, और यही जो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है, इससे फिर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं और जो स्पोर टेट्राड्स बनाते हैं या पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। एंथर का सबसे आंतरिक जो भित्ति थी वो टेपेटम थी, और जो टेपेटम का जो मुख्य रोल होता है ये होता है न्यूट्रिशन का। द टेपेटम सर्व्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग पॉलन, द डिपोजिशन ऑफ cell wall material in the outer part of the pollen grain and other compounds in and over the wall. pollen grain mother cell जो होते हैं इनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने के फलस्वरूप प्रत्येक पॉलन ग्रेन मदर सेल से स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, और इन स्पोर्स में जो आउटर जो कवरिंग होती है वो एक्साइन कहलाती है, एंड द एक्साइन प्रोटेक्ट्स द स्पोर अगेंस्ट डेसिकेशन, मैकेनिकल प्रेशर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Sometimes the exine layer is covered by sticky substances which are also produced by the tapetum. और ये टेपेटम से प्रोड्यूस किए गए स्टिकी जो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें एडेसिव मटेरियल कहा जाता है, ये मदद करते हैं पॉलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स वगैरह से चिपकने के लिए, ताकि उनके माध्यम से ये फूल के स्टिग्मा तक पहुंच सके और इस तरीके से जो फिलिक पॉलिनेशन है वो संभव हो सके। It also plays an important role in the adhesion of pollen grains to the female stigma and in the recognition between pollen and pistil. Also, these substances are responsible for pollen allergy, are often the products originating from the tapetum. यानी कि टेपेटम से ही प्रोड्यूस किए गए कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स में के द्वारा जो है पॉलन एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किन्हीं व्यक्ति को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो वो जो एलर्जेंट्स हैं वो भी जो है टेपेटम के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एंथर के अंदर किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को ही पॉलन डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हमने आज इस वीडियो लेक्चर में जो मुख्य टॉपिक है पॉलन डेवलपमेंट, पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड गाइडेंस, इसका पहला भाग हमने देखा है पॉलन डेवलपमेंट के रूप में। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड गाइडेंस, इसे हम अपने वीडियो लेक्चर के दूसरे भाग में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।